हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की आरटीपी में 2023 के डिस्कशन में। आरटीपी में सबसे पहले कुछ अमेंडमेंट्स दिए गए इंस्टीट्यूट के द्वारा। इन अमेंडमेंट्स को हम अमेंडमेंट वीडियो में पहले कवर कर चुके थे, बट अब प्रिसाइसली क्योंकि अब एग्जैक्ट पता पड़ गया आरटीपी में क्या अमेंडमेंट्स हैं, वी आर गोइंग टू कवर दीज पर्टिकुलर अमेंडमेंट्स एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन इटसेल्फ। बेसिकली अमेंडमेंट्स दो कैटेगरी के हैं। एक जो पहली बार मई 23 से एप्लीकेबल हो रहा है, विच इज प्राइमरली रिलेटिंग टू सीएसआर मोर इन टर्म्स ऑफ द लीगल प्रोविजंस, जो आपके एफआर के पेपर के लिए और कंपनी लॉ के पेपर के लिए रेलिवेंट होंगे, नॉट फॉर ऑट। सेकेंड, आपका वो अमेंडमेंट्स रिपीट दिए गए हैं जो नवंबर 22 के लिए भी एप्लीकेबल थे, जो इंडियस अमेंडमेंट रूल्स 2022 के कारण आए थे, विच इज जस्ट बिकॉज द इंस्टीट्यूट हैज नॉट अपडेटेड द स्टडी मटेरियल। हालांकि इस वीडियो में हमारा मेन फोकस क्वेश्चन आंसर्स पे होने वाला है, तो वी आर गोइंग टू फर्स्ट टेक अप ऑल द क्वेश्चन आंसर्स। अमेंडमेंट के लिए ये नोट्स आपके ड्रोन चार्ट भी अब अपडेट कर दिए गए, एंड नाउ द वर्जन विच यू आर गेटिंग इज also incorporating all the amendments which are given in the RTP. This we'll take up a little later. I have created a summary for you for all these amendments. तो ये तो आपके theory amendments हैं CSR के. What is critically to be seen here is out of the 20 questions in RTP, which are the most important and the relevant questions. इनफैक्ट यू कह लीजिए ये क्वेश्चंस थोड़े से डिफरेंट है या अलग है या डिस्कस करने लायक है। बाकी सारे क्वेश्चंस इनके अलावा जो यहाँ पे दिख रहे हैं वो सब आप यूँ समझ लीजिए कि या तो स्टडी मटेरियल या पहले की आरटीपी या एग्जाम में कहीं पूछे जा चुके हैं, जस्ट अ रेपिटेशन। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में आज देखने वाले हैं आप क्वेश्चन बोरोइंग कॉस्ट के ऊपर, जिसमें एक बार इंस्टीट्यूट ने फिर गूफ अप कर दिया। आई डोंट नो बोरोइंग कॉस्ट के साथ इंस्टीट्यूट का क्या महादशा है, जो वास्तु कभी इंस्टीट्यूट का बैठता ही नहीं है। जब भी वो नया क्वेश्चन लेकर आने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ गूफ अप कर जाते हैं। इनफैक्ट सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इस क्वेश्चन नंबर 6 रिलेटिंग टू इंडिया 23, जिसमें इंस्टीट्यूट ने एक गड़बड़ की है, और ये गड़बड़ आपके लिए क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, क्योंकि आपके पेपर्स अब सेट होते हैं आरटीपी आने के बाद, तो इंस्टीट्यूट का इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस आरटीपी में जो सजेस्टेड दिया है वैसे देना पड़ेगा, जबकि इसी तरह के दूसरे क्वेश्चन अलग तरह से सॉल्व किए गए हैं। तो अब अपने को एफआर में भी याद रखना पड़ेगा कि इसका ये और इसका ये। पर आप चाहते हो कि ऐसा ना करना पड़े, तो आप ये डिस्कशन सुनकर एक बढ़िया सा मेल ड्राफ्ट कर आईसीआई को भारी तादाद में भेजना शुरू कर दो, ताकि इसे एग्जाम से पहले सुधार दिया जाए, ताकि अगर ये या इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो इंस्टीट्यूट एज पर इंडेस जो ट्रीटमेंट होना चाहिए वो करे, ना कि एज पर आईसीआई स्टडी मटेरियल बोर्ड ऑफ स्टडीज एक नया इंडेस बना दे। तो क्वेश्चन नंबर 6 से ही शुरू करते हैं और उसमें बताता हूं क्या गड़बड़ करी है इन लोगों ने। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, इंडेस 23 बोरोइंग कॉस्ट रिलेटेड है। एलटी लिमिटेड इज इन द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग। The construction process is expected to take about 18 months from 1st January 2001 to 30th June 2002. इसका मतलब देखा जाए तो इसमें 3 फाइनेंशियल ईयर्स इन्वॉल्व होंगे, 2000, 2001, 1, 2 और 2, 3. The building meets the definition of qualifying asset. LT incurs following expenditure on construction: 1st January, 30th June, 31st March and 30th June, the date of completion. On 1st July 2001, which is financial year 1-2, LT issued 10% redeemable debenture of 50 crore. So this is the borrowing. The proceeds from debenture form part of company's general borrowing, which it uses to finance the construction of qualifying asset, that is building. That means ये generic borrowing है, और इसका कई जगह यूज हो रहा है इंक्लूडिंग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। LT Limited had no borrowings general or specific before 1st July 2001. Means इससे पहले there will be no capitalization of borrowing cost, क्योंकि borrowing cost capitalization तभी शुरू होगा जब borrowing cost इनकर होना शुरू होगी। अगर borrowing cost इनकर ही नहीं हो रही है तो capitalization नहीं होगा। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि आप फॉर द ईच फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2001, 2 and 3 कैलकुलेट द बोरोइंग कॉस्ट दैट इज परमिटेड टू कैपिटलाइज एट अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट। मैं बोल दूंगा 31 मार्च 2001 में तो निल होगी, क्यों? क्योंकि उस दौरान कोई बोरोइंग ही नहीं थी, तो बोरोइंग कॉस्ट ही नहीं थी, तो कैपिटलाइज कैसे होगा? इट इज ओनली फ्रॉम जुलाई 2001 टिल
March 2002 and from April 2002 till 30th June 2002, which is basically the date when the building was completed, the borrowing cost can possibly be capitalized. So it says it had no borrowings till 1st July and did not incur any borrowing cost before that date. LT incurred 25 crore on construction cost before obtaining generic borrowings on 1st July. तो देखते हैं ये मैच हो रहा है क्या? हाँ, 1 जुलाई से पहले 25 करोड़ का खर्चा हो चुका है. नो प्रॉब्लम. ये 25 करोड़ के ऊपर बोरिंग कॉस्ट अभी तक कैपिटलाइज नहीं हुई है, पर आगे की होगी क्या? हाँ, ये मत सोचना कि सर जब बोरिंग्स ही नहीं थी और तब ये खर्चा हो गया तो ये ओन सोर्स से यूज किया गया होगा तो इस पर कभी भी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन नहीं होगा. नो. द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जेनरिक बोरिंग इज कि आप 1-to-1 कोरिलेशन नहीं रखते हो. आप सिर्फ मानते हो कि अगर जेनरिक बोरिंग क्वालिफाइंग असेट में भी यूज हुई है तो क्वालिफाइंग असेट का आपका एवरेज कैरिंग अमाउंट विच इज टाइम वेटेड एवरेज कैरिंग अमाउंट और आपकी कैपिटलाइजेशन रेट, इन दो फैक्टर्स को निकालने के बाद आप बोरिंग कॉस्ट टू कैपिटलाइज देखोगे. आप कभी भी 1-to-1 कोरिलेशन ऐसा नहीं निकालोगे कि आज मैंने बोरिंग ली तो आज से पहले का जो भी क्वालिफाइंग असेट में खर्चा हुआ उस पे आज से पहले या बाद में कभी भी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगी ये सोच के कि ये मैंने उन सोर्स से इन्वेस्ट किया होगा. नो. So this is pre-borrowing expenditure and 25 crores after obtaining the general borrowing, which is the post-borrowing expenditure, which is also correct, 25 crores. This will make no difference and is just to confuse you कि pre और post दिया गया है आपको. आपको कहा गया in each of the financial year 1, 2, 3 calculate the cost which is to be capitalized as a part of the borrowing cost. So let us see in terms of how should we handle this particular question. तो अगर अपन इसका एक क्विक सोल्यूशन बनाएं तो लेट्स से वी वुड स्टार्ट सेइंग दैट फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31st March 2001, since there are no borrowings, hence there are no borrowing costs, hence there will be no capitalization. However, for financial year ending 31st March 2002, borrowing costs are being incurred from 1st July 2001. Hence, borrowing costs will be capitalized for the 9 months period only, which is 1st July 2001 to 31st March 2002. Using the capitalization rate, which in this case would be 10% because it is actually a single generic borrowing. तो सिंगल जेनरिक बोरिंग में जो रेट आपका उस बोरिंग का है वही आपका कैपिटलाइजेशन रेट है. एंड यूजिंग दिस कैपिटलाइजेशन रेट ऑन द एवरेज कैरिंग अमाउंट ऑफ क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर और क्वालिफाइंग एसेट एक्सपेंडिचर. The expenditure on qualifying asset has been incurred as 5, 20 and 20. This is in the year 2001-2 क्योंकि बाकी आपका जून में हुआ है. इसका पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन कब से स्टार्ट होगा? तो इट कैन बी ओनली आफ्टर 1 जुलाई क्योंकि उससे पहले बोरिंग ही नहीं थी तो कैपिटलाइज कैसे होगा? दिस विल बी फॉर 9 months. ये भी आपका 30 जून को लगाए तो दिस विल बी ऑल्सो फॉर 9 months. ये आपका 20 करोड़ 31st मार्च को लगाए तो इसके लिए पीरियड नील होगा. क्यों? क्योंकि दिस इज एक्चुअली इनकर्ड ऑन 1st January 2001, दिस वाज इनकर्ड ऑन 30th June 2001 and this is incurred on 31st March 2002. तो इससे हम क्या निकालेंगे? वी विल कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कैरिंग अमाउंट ऑफ क्वालिफाइंग एसेट
which will be 5 into 9 by 12 and 20 into 9 by 12 and 20 into 0. अब एक दिन का तो मैं क्या कैलकुलेट करूँगा, तो ये हो गया मेरा 3/4 as in 3.75. Then this would be 15, 0, 18.75. सो बोरोइंग कॉस्ट टू कैपिटलाइज, क्योंकि हमें सिर्फ कैपिटलाइज कितना है ये पूछा है और ये नहीं पूछा है कि टोटल बोरोइंग कॉस्ट में से कितना पीआरएल में जाएगा, कितना कैपिटलाइज होगा, तो मैं सिर्फ ये निकाल के दे दूंगा. दिस इज माय बोरोइंग कॉस्ट टू कैपिटलाइज. $18.75 का 10%. यहां तक कोई दिक्कत नहीं है. अब समस्या शुरू होगी. For the financial year ending 31st March 2003, let's see what the position would be. अब देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको करना क्या पड़ेगा, you will have to see what is the opening carrying amount of qualifying asset. और आपका opening qualifying asset का carrying amount will not be 18.75. इनफैक्ट वो तो खैर होना ही नहीं चाहिए. आपने कितना खर्चा कर दिया है पिछले सालों में, तो देखा जाए तो टोटल खर्चा हमारा 45 हो चुका है. लेकिन 45 के अलावा हमने 1.875 का एडिशनल एक्सपेंडिचर भी इनकर किया. ये क्या है? द बोरोइंग कॉस्ट विच इज कैपिटल. मेरा ओपनिंग कैरिंग अमाउंट है 46.875 और करंट पीरियड में कितना खर्चा एडिशनली किया गया है. फर्दर एक्सपेंडिचर व्हाट आई हैव इनकर्ड इज ओनली ऑन 30th June विच इज ऑफ 5 crore. अब ये अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर पे आप कैपिटलाइजेशन कितने पीरियड के लिए करोगे, तो इट विल बी ओनली अप टू द डेट ऑफ कंप्लीशन विच इज 30th June 2002 विच इज 3 months एंड हियर इट विल बी 0 months बिकॉज ये खर्चा इनकर ही आ चुका है. तो इससे आप निकाल सकते हैं कि आपका वेटेड एवरेज कैरिंग अमाउंट कितना आएगा, विच इज 46.875 into 3/12, 11.71875 or let's say 11.72. और इस पर बोरोइंग कॉस्ट टू कैपिटलाइज कितनी हो जाएगी, तो दिस विल बी 11.72 का 10%, 1.17. क्योंकि यहाँ पे टोटल बोरोइंग्स आपकी अभी भी ज़्यादा है विच इज़ लाइक 50 crores जितना आपने खर्चा किया उससे, तो हेंस कैपिटलाइजेशन 1.17 होना चाहिए. अब देखते हैं अपने डियर आईसीआई ने क्या किया है. आईसीआई ने सिंपल कैलकुलेशन कर दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि भैया हमारा ओपनिंग कॉस्ट जो हमने इनकर करी थी वो कितनी थी, 45 3 महीने के लिए, और 30th June को जो कॉस्ट इनकर हुई है 5, दैट इज फॉर 0 months. तो 45 फॉर 3 months 11.25 और ये 11.25 पे बोरोइंग कॉस्ट टू कैपिटलाइज एट द रेट ऑफ 10% विल बी 1.125. तो इसका मतलब बेसिकली देयर इज दिस पर्टिकुलर डिफरेंस इन द आंसर. क्या सही है दोस्तों इसमें? कंसेप्चुअली दिस इज करेक्ट. कैसे आप बोल सकते हो सर ये सही है, तो पहले मैं आपको बता दूं आईसीआई ने जो किया है. ये क्वेश्चन अभी अपन ने देखा, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6. आईसीआई का सोल्यूशन देखो. तो उन्होंने बोला 2001-2 के अंतर्गत 0 कैपिटलाइज हुआ, देन 18.75 पे 1.875 कैपिटलाइज हुआ. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन. इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि बाकी ये जो आपके खर्चे 20, 20 और 5 ये सब 3 महीने के लिए होंगे और 5 का 0 के लिए होगा, तो 1.125 कैपिटलाइज होना चाहिए. और उस लॉजिक से ये इनका आंसर आ गया 1.125. मेरा ये कहना है कि बोरोइंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन जो होता है
उसमें कैपिटलाइजेशन रेट इज नॉट मल्टीप्लाइड ऑन द कॉस्ट बट ऑन द कैरिंग अमाउंट, एंड कैरिंग अमाउंट ऑल्सो इंक्लूड्स द बोरिंग कॉस्ट विच हैव बीन प्रीवियसली कैपिटलाइज्ड. Let me also kind of, because this is a matter of conceptual understanding, इसलिए मैं आपको Ind AS 23 में ये कहाँ लिखा हुआ है ये भी बताता हूँ. There is a para 18 which specifically mentions this. एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग एसेट जिस पे बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होती है उसके लिए बोलते हैं द एवरेज कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट ड्यूरिंग अ पीरियड इंक्लूडिंग बोरिंग कॉस्ट प्रीवियसली कैपिटलाइज्ड is normally a reasonable approximation of the expenditure to which the capitalization rate is applied in that period. इसका मतलब प्रीवियसली आपने अगर कोई बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करी है तो वो भी ऐड होगी जब आप सब्सिक्वेंट कैपिटलाइजेशन करेंगे और उस कैरिंग अमाउंट पे, ना कि कॉस्ट इनकर्ड पे, बोरिंग कॉस्ट फर्दर कैपिटलाइज होगा, कंपाउंडिंग का इफेक्ट दिया जाएगा. इससे रिलेटेड लेट मी ऑल्सो शो यू, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में पहले इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन भी हुआ करता था जो उन्होंने हटा दिया. दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आपने देखा होगा, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जिसमें मंथ वाइज आपको एक्सपेंडिचर दिए थे और बोरोइंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन मंथली बेसिस पे करना था. क्योंकि कंपनी को ब्याज मंथली पे करना है तो कैपिटलाइजेशन मंथली करते थे. तो यहाँ पे क्योंकि मंथली करते थे तो जब इनका सोल्यूशन बनाया तो इन्होंने सोल्यूशन में जो इंटरेस्ट कैपिटलाइज किया तो इसमें कैपिटलाइजेशन रेट 15% पर एनम यानी 1.25% पर मंथ था, 15/12. तो ये 1.25% अक्टूबर में 4 लाख का खर्चा हुआ तो इन्होंने बिगनिंग ऑफ द मंथ में खर्चे मानते हुए इस पे 1.25% 5,000 कैपिटलाइज किया तो ये 4,05,000 हो गया. अगले महीने बिगनिंग ऑफ द मंथ में खर्चा हुआ 795 तो इन्होंने 7,95,000 प्लस ओपनिंग 4 लाख नहीं लिया, 4,05,000 लिया. तो 795 प्लस 4,05,000 विल बी 12 लाख. 12 लाख का 1.25% 15,000 ये कैपिटलाइज किया और ये सही भी है. हालांकि अब ये स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन बचा नहीं है, बट देन दिस वाज देयर प्रीवियसली. हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस, आई पर्टिकुलरली फील दैट दिस इज अ कंसेप्चुअल इशू और बोरोइंग कॉस्ट एक पर्टिकुलरली ऐसा स्टैंडर्ड इनफैक्ट हो गया इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल का जिसमें और भी कंसेप्चुअल इश्यूज उनके सोल्यूशन में है. पहले भी हम रेज कर चुके हैं, सही करा चुके हैं, बाद में फिर फीडबैक आने बंद हो गए. तो अब एक ही तरीका है, आप लोग इसका मेल लिखो. हो सकता है आप बोलो सर आप ही एक मेल बना के दे दो, हम फॉरवर्ड कर देंगे. ना बाबा ना, मैंने लिखना होगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा. तुम लोग एक मेल बनाओ, भले तुमको लगे तो टेलीग्राम का लिंक दे देता हूँ मैं. एक कोई मेल बना के वहाँ पे डाल दीजिए और बाकी सारे लोग वहाँ पे फॉरवर्ड कर दीजिए. ICI के कहाँ पे फॉरवर्ड करना है वो भी मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. आप वहाँ पर फीडबैक दे दीजिए, भारी मात्रा में पूछिए ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि एग्जाम में अगर कभी आया तो क्या करना है. बट अगर इंस्टीट्यूट कोई जवाब इस पर नहीं देता है, अपनी इस पर्टिकुलर गलती को मानता नहीं है कि वो गलती है, या बता देता है कि भाई क्यों ये सही है, जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक आपने क्या करना है, रट्टा लगा लेना है कि अगर ये वाला क्वेश्चन आएगा तो जैसा सोल्यूशन इन्होंने दिया है आप वैसा करोगे, और जो मैंने प्रीवियस आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाया मंथली कैपिटलाइजेशन का वो आएगा. तो फिर आप ओपनिंग कैपिटलाइजेशन में जो ओपनिंग वैल्यू है उसमें जो प्रीवियस मंथ्स में आपने कैपिटलाइज किया था बोरिंग कॉस्ट उसको भी ऐड करो. ऐसा रट्टा लगा के जाना और एग्जाम में ऐसे लिख के आना, भले लगे तो नोट से इसको एक्सप्लेन कर देना. चलिए, तो इस RTP की ये एक समस्या है. अगर कभी इंस्टीट्यूट इसका जवाब दे दे आपको तो और भी इंड AS 23 के इश्यूज है जिससे बच्चे जो कंसेप्चुअली पढ़ते हैं और रट्टा लगा के FR में नहीं जाते, वो सारे सेट ऑफ स्टूडेंट्स मुझे एक बार इत्तला कर दे तो मैं जो एक आध दो और छोटे मोटे इश्यूज बच गए इस तरह के, वो सब भी आपके साथ शेयर कर दूंगा. लकीली इंड AS 23 बहुत ज़्यादा पूछा नहीं गया इन द पास्ट एग्जाम्स, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट कर नहीं रहा है. बट यू नेवर नो कब आ जाए, और हमको तो पता ही है CA में एक मार्क कितना इम्पैक्ट कर सकता है. तो अगर एग्जाम में ये 5-6 मार्क का क्वेश्चन आ गया तो दिस कुड रियली बी अ गेम चेंजर, इफ नॉट फॉर एवरीबडी बट फॉर फ्यू ऑफ अस. चलिए, इंड AS 2 का एक सामान्य सा क्वेश्चन है. एंटिटी कॉस्ट और रिटेल प्राइस की इंफॉर्मेशन आपको दे रही है. रिटेल प्राइस मेथड तब यूज किया जाता है जब आपकी इन्वेंट्री में आप स्टैंडर्ड कॉस्ट यूज नहीं कर पा रहे हो, और कॉस्ट निकालने के लिए आप सेलिंग प्राइस माइनस ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज से कॉस्ट निकालते हैं. तो यहाँ पे आपको कॉस्ट दी हुई है और रिटेल प्राइस दी गई है. ओपनिंग स्टॉक उसकी ये रिटेल प्राइस है, परचेज और उसकी ये रिटेल प्राइस. तो अगर आप रेशियो देखोगे प्रॉफिट का तो GP रेशियो आपका दोनों में सिमिलर शायद ना भी है. ये ज्ञान की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ. यहाँ पे GP रेशियो क्या आएगा, तो हियर GP शुड बी 1750/8000. पूछा नहीं है इस क्वेश्चन में, बट मैं आपको क्यों बता रहा हूँ उसका कारण है 21.875%.
and here it will be 14,500 divided by 34,000. So this is 34,000 minus 19,500. 14,500 divided by 34,000. 42.64%. So there is quite a difference as such between the GP ratios. यानी ओपनिंग स्टॉक पे मेरा मार्कअप थोड़ा कम है और करंट ईयर पे ज़्यादा है. इन्वेंट्री आपको बताया गया है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है था वो रिटेल सेलिंग प्राइस पर 23,000 है, पर इन्वेंट्री तो कॉस्ट पे मेजर की जाती है. तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इससे जीपी रेशियो माइनस करके कॉस्ट निकालना पड़ेगी. और इस साल की आपको सेल्स दी हुई है, इतनी हुई है. रिटेल मेथड यूज करते हुए आपको बोला है परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस ओवर रिटेल प्राइस. ध्यान रखना दोस्तों, जब भी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप मानना कि कंपनी वेटेड एवरेज मेथड फॉलो करती है, ना कि फीफो. इसका मतलब कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक आपका बचा है ये इन दोनों में से बचा है, ना कि जो करंट ईयर की परचेज है उसमें से. अगर इसी क्वेश्चन को एग्जाम में ये बोल के पूछ ले कि फीफो मेथड फॉलो करती है, तो फिर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यानी जो स्टॉक बचा है वो इस साल की परचेज वाला बचा होगा. इसका मतलब फिर इस पे जो आप कॉस्ट निकालने के लिए जीपी रेशियो अलग करोगे वो डिफरेंट होगा. इंस्टीट्यूट ने अपने सोल्यूशन में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि वेटेड एवरेज हमने अज्यूम किया है. मैं सजेस्ट करूंगा आप भले ही ना लिखें, इंस्टीट्यूट के सोल्यूशन से मैच करें, पर अगर एग्जाम में फीफो आ जाए तो मैंने जो सजेस्ट किया उसको ध्यान जरूर रखें. अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, कोई बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत की ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहीं पे स्क्रिबल करके आपको बता देता हूँ. सिंपल सी बात है कि भाई टोटल कॉस्ट आपकी 25,750 है ओपनिंग प्लस करंट ईयर की मिला के, और ये टोटल माल बेचोगे तो 42,000 में बिकेगा. आपसे पूछा है परसेंट ऑफ कॉस्ट ओवर रिटेल प्राइस, तो आप बोलोगे कॉस्ट और ये रिटेल, ये परसेंट आपका आंसर आ गया. 25,750 डिवाइडेड बाय 4, 42,061.31%. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? 23,000 पे अगर आपको कॉस्ट निकालनी है तो सीधे 61.31% जो अभी निकाला है अपन ने उसको माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो सीधे कॉस्ट आ जाएगी, बेसिक मैथ से. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स? तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी क्या हो जाएगी, 19,000 अगर आपकी सेलिंग प्राइस है तो आप इससे 61.31% मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी. which is 11650 I guess. एंड रेवेन्यू अर्नड, तो जब भी रेवेन्यू अर्न लिखते हैं ना तो ये लोग प्रॉफिट निकाल के देते हैं. तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, तो आई थिंक प्रॉफिट निकालने में कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है. आप बोलोगे कि आपकी सेल्स ड्यूरिंग द ईयर हुई है 19,000 माइनस आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस जो आपका क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट है जो आपने कैलकुलेट किया है, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री 14,100, ओपनिंग आपका 6250 और 19,500, इन दोनों का टोटल अपन ने निकाला है 25,750. तो ये माइनस कर दोगे आप 25,750 माइनस 14,100, तो ये आपकी कॉस्ट है 11,650 जो आप ऐसे निकाल भी चुके हो. ये 11,650 आप 19,000 से माइनस करोगे तो आपका इस साल का रेवेन्यू नहीं प्रॉफिट आएगा, पर ये निकाल के आपको देना है. तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करके प्रेजेंटेशन दिखाना पड़ेगा. थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ऐसा हमारे स्ट्राइकर में एक एडिशनल क्वेश्चन के फॉर्मेट में दिया हुआ है क्योंकि ओल्ड कोर्स में होता था, ये लोग वहीं से लेकर आए इस क्वेश्चन को. एंड आई हैव शेयर्ड दिस हियर एज वेल. So this is basically what you'll have to do. If I kind of quickly bring you to the solution, just in case if you want to have a look at it quickly, this is what it is. तो 61% ले लिया, 1030 11 7,280. तो इससे एक चीज़ और रटने की आ गई कि आपको जीपी रेशियो क्या करना चाहिए, डेसिमल्स में नहीं लेना चाहिए और आपको राउंड फिगर्स में लेना चाहिए. तो आपके फिगर्स थोड़े बहुत जो डिफरेंट आ रहे हैं वो नहीं आएंगे. चलिए, तो दिस इज अनदर डिसेंट क्वेश्चन विच शुड बी रेफर्ड टू, और इसमें अप्रोक्सीमेशन वाला इशू था तो एक वो भी मैंने आपको बता दिया. अब आते हैं इंडेस 101. फर्स्ट टाइम अडॉप्शन एक ऐसा स्टैंडर्ड है दोस्तों जो इंस्टीट्यूट की आरटीपी और एमटीपी में काफ़ी छाया हुआ रहता है. बस अगर ये कहीं नहीं छाया हुआ रहता है तो वो एग्जाम में, ऐसा नहीं है क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट दिस इज नॉट वन ऑफ दोज पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स विच इज बीन वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड. कई बार एमटीपी में तो इसके कंपलसरी क्वेश्चन आते हैं. सही बताऊं दोस्तों तो एमटीपी इस अटेम्प्ट की इस एग्जाम के लिए रेलेवेंट यूजुअली नहीं होती है.
एंड फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन वो आगे के अटेम्प्ट्स के लिए ज़्यादा रेलिवेंट है, यानी आपके लिए पास्ट MTP ज़्यादा रेलिवेंट, प्लस इंस्टीट्यूट की MTP और उसके सजेस्टेड आंसर जो एग्जाम में क्वेश्चंस और उसके सजेस्टेड आंसर होते हैं उससे बहुत अच्छे से मैच भी नहीं करती है. मोर देन दैट, MTP में जो पेपर पैटर्न आता है दैट इज डेफिनेटली नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एग्जाम पेपर. तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रख के आप MTP दें. हालांकि वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड वन पर्टिकुलर इनिशिएटिव, CA फाइनल के SFM इलेक्टिव छोड़ के सारे सब्जेक्ट में आप ICI की MTP अटेम्प्ट कर सकते हैं. और आप 31 मार्च तक कभी भी कहाँ देना है मैं आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर करूंगा, अपना पेपर दे सकते हैं. हम आपको इंडिविजुअल फीडबैक आपके आंसर्स के साथ उसको इवैल्यूएट करके देंगे ताकि आप समय रहते अपनी जहां भी प्रिपरेशन को सुधारना है सुधार सकें. और मई 23 में हम करके दिखाएंगे. इंडेस 101 फर्स्ट टाइम अडॉप्शन, व्हाट इट बेसिकली टॉक्स इज. ये क्वेश्चन क्या है थोड़ा ध्यान से समझना. क्वेश्चन में कहा गया है ABC लिमिटेड एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन ऑफ ऑयल एंड गैस एंड अदर हाइड्रोकार्बन रिलेटेड एक्टिविटीज आउटसाइड इंडिया. एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज की अकाउंटिंग इंडेस 106 में दी गई है. और इंडेस 106 कोई बहुत डिटेल में अकाउंटिंग नहीं बताता है, वो गाइडेंस नोट के ऊपर ही बेस्ड होती है, कुछ प्रिंसिपल्स बस ऐड करते हैं. इन एनी केस आपके सिलेबस में 106 नहीं है, पर इस क्वेश्चन का 106 से कोई बहुत ज़्यादा वास्ता नहीं है. तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए ट्रिन है, बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है. इट ऑपरेट्स ओवरसी प्रोजेक्ट डायरेक्टली and or through subsidiaries by participation in various joint arrangements and investment in associates. तो इसके subsidiary joint arrangements which could be a joint venture or a joint operation or associate सब कुछ. अभी तक ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रही थी, पर अब इसने इंडेस 1 अप्रैल 2001 से फॉलो करना शुरू कर दिया. फर्स्ट टाइम अडॉप्शन का क्वेश्चन है इंडेस 101. गुडविल जो रिकॉग्नाइज किए इन अकॉर्डेंस विद AS 21 और AS 27 was due to corporate structure and line-by-line consolidation of subsidiary / proportionate consolidation method of jointly controlled entities financial statement which were prepared on historical cost convention. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 का कंसोलिडेशन आप लोगों ने इंटरमीडिएट में देखा है. यहाँ पे लाइन बाय लाइन कंसोलिडेशन होता था, प्रीटी मच सिमिलर टू व्हाट वी डू नाउडेज इन केस ऑफ सब्सिडरीज अंडर इंडेस 110. हाउएवर AS में कंपलसरी नहीं होता था कि सब्सिडी की सारी एसेट्स और लाइबिलिटी को हम फेयर वैल्यू पर लेकर आए. AS 27 जो जॉइंट वेंचर्स की बात करता था, ये काफ़ी डिफरेंट होता था और इसमें प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड लगता था. ये प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड आज हम जॉइंट ऑपरेशंस पर लगाते हैं, लेकिन हम इसे जॉइंट वेंचर्स पर नहीं लगाते. जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी यानी एक सेपरेट व्हीकल है तो वो जॉइंट वेंचर होता है, ना कि जॉइंट ऑपरेशन. और जॉइंट वेंचर में हम इक्विटी मेथड इंडेस 28 का लगाते हैं, ना कि प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड. लेकिन ये सब कहानी इंडेस के अनुसार है, पर अभी हम बात कर रहे हैं पास्ट बिजनेस कॉम्बिनेशंस और जॉइंट वेंचर्स की, जिनकी अकाउंटिंग AS के अनुसार ऑलरेडी हो चुकी है. इन्होंने ये कहा है कि AS के अनुसार जब हमने अकाउंटिंग करी थी और गुडविल या जो भी निकाला था तो हिस्टोरिकल कॉस्ट यूज की थी, फेयर वैल्यूज यूज नहीं की थी. आगे, ABC Limited has not taken into consideration the underlying. तो ABC Limited कौन है जिसके फर्स्ट टाइम अडॉप्शन की बात हो रही है. The underlying oil and gas reserve for which excess amount has been paid by the company at the time of acquisition. इसका मतलब यह है कि जो सब्सिडरीज हमने एक्वायर की थी उनके पास कुछ ऑयल एंड गैस रिजर्व्स थे जिसकी हमने वैल्यू कंसिडर नहीं करी, और जिसके लिए एक्सेस अमाउंट पे किया, जो कि गुडविल में ही जुड़ गया. एक सिंपल सा लॉजिक है, आप कंपनी 100 करोड़ में खरीदते हैं और उसकी एसेट अगर आप 80 करोड़ पे वैल्यू करते हैं तो 20 करोड़ की गुडविल हो गई. एक्चुअल में उसकी जो 80 करोड़ पे मैंने एसेट वैल्यू करी, उसमें मैंने एक उसकी 15 करोड़ की एसेट थी जिसको वैल्यू किया ही नहीं. 80 में वो 15 शामिल नहीं है, वो उसके अलावा 15 करोड़ की एक एसेट थी. लेट्स से एक इंटेंजिबल एसेट लाइक ब्रांड. AS के ज़माने में ब्रांड अलग से इंटेंजिबल एसेट बुक नहीं होती थी, इस कारण से उसको मैंने मेजर किया ही नहीं. तो मैंने माना कि मेरी एसेट 80 करोड़ की है, PC मेरा 100 करोड़ का है, गुडविल 20 की है. पर इंडेस में अगर वो ब्रांड एक सेपरेटेबल एसेट है, आइडेंटिफाइबल एसेट है,
कॉन्ट्रैक्चुअल राइट से क्रिएट होने वाली या तो आइडेंटिफाइबल एसेट है या सेपरेबल आइडेंटिफाइबल एसेट है, तो फिर आप उस ब्रांड को भी एक अलग इंटेंजिबल एसेट दिखाओगे। और जैसे ही आप ऐसा करोगे तो आपकी एसेट 80 की बजाय 95 की हो जाएगी, और आप पीसी वही है 100, तो आपका बैलेंसिंग फिगर गुडविल 5 हो जाएगा। इसी लॉजिक को ऐसा कहते हैं कि जब भी कोई एसेट आप रिकॉर्ड अलग से नहीं कर पाते एज एन इंटेंजिबल एसेट, तो इट इज सबस्यूम्ड इन गुडविल, जिसका मतलब है कि जो गुडविल आप दिखाते हो ये वो उस गुडविल का ही भाग बन जाती है, बिकॉज गुडविल इज अ बैलेंसिंग फिगर। तो अगर आप 100 दे रहे हो और उसमें से 80 आपकी एसेट है तो बैलेंसिंग फिगर 20 है गुडविल, पर वही 95 होती तो बैलेंसिंग फिगर 5 ही होता गुडविल। तो अभी इन्होंने कहा है कि हमने कुछ एक्सेस अमाउंट पे किया है इन अंडरलाइंग ऑयल्स और गैस रिजर्व्स के लिए, लेकिन उसका जो पैसा हमने दिया उसका अलग से एसेट बुक नहीं किया और हमने उसे गुडविल में ही शामिल कर दिया। किसके अनुसार? जो एएस के अनुसार हम कंसोलिडेशन किए हैं उसके अनुसार। The company further considered that oil and gas companies goodwill generated on acquisition of mineral rights either through jointly controlled entities or subsidiaries inherently derive its value from the underlying mineral rights, and accordingly value of such goodwill depletes as the underlying mineral ores are extracted. इनका ये कहना है कि भाई क्योंकि गुडविल प्राइमरली रिप्रेजेंट करती है ये अंडरलाइंग रिसोर्सेज जो उस कंपनी के पास हैं, अंडरलाइंग एज इन में भी क्योंकि इसकी क्वांटम एज पता नहीं होती है बिकॉज दीज आर अंडरग्राउंड। तो जैसे जैसे ये रिसोर्स कंज्यूम होते जाएंगे ना, वैसे वैसे हमने जो कंपनी एक्वायर की है उसकी गुडविल भी कंज्यूम होती जाएगी और अमोर्टाइज होती जाएगी, क्योंकि गुडविल एज सच कुछ भी नहीं है, प्राइमरली इट रिप्रेजेंट्स द अंडरलाइंग रिसोर्सेज। Therefore, taking a prudent समझदारी वाली approach, considering above substance, company has amortized goodwill in respect of subsidiary jointly controlled asset over the life of underlying mineral rights using unit of production method. तो कंपनी अभी तक यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड यूज करते हुए गुडविल को अमोर्टाइज करते हुए आई है। किसके अंतर्गत? एएस के अंतर्गत। क्या एएस में ऐसा अलाउड था या नहीं, दैट्स अनदर मैटर। This allowed the company to utilize the value of goodwill over the life of mineral rights and completely charge off goodwill over the life of reserve। यानी कंपनी इस गुडविल को एज सच देखा जाए तो एक इंटेंजिबल एसेट जैसा ट्रीट कर रही है जिसकी लिमिटेड यूजफुल लाइफ है, which is relatable to the underlying resources, which is mineral and oil, and as and when these mineral and oil are getting consumed, the goodwill is also getting amortized using the production unit method। For the financial year 2000-2001, company has availed transition exemption under 101 and has not applied principles of 103। ट्रांजिशन एग्जाम्पशन का मतलब होता है कि इनकेस अगर आप कोई पर्टिकुलर कंपनी को एक्वायर करा है एज अ सब्सिडरी और तब आप एएस या कोई दूसरे गैप फॉलो करते थे और अब आप पहली बार इंडेस फॉलो कर रहे हैं, तो आपके पास एक एग्जाम्पशन है ऑप्शनल कि जो पास्ट बिजनेस कॉम्बिनेशंस हैं उन्हें आपको एज पर इंडेस रीस्टेट करने की जरूरत नहीं है। और उस सिचुएशन में जो पास्ट बिजनेस कॉम्बिनेशन की अकाउंटिंग के बेसिस पर जो कैरिंग अमाउंट करंट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ रहे हैं एज पर द प्रीवियस गैप विल बी द डीम्ड इनिशियल कैरिंग अमाउंट ऑन द डेट ऑफ। तो कंपनी ने ये एग्जाम्पशन यूज किया है, इसका मतलब कंपनी पास बिजनेस कॉम्बिनेशन रीस्टेट नहीं कर रही, तो पूरी अकाउंटिंग उसकी एज पर 103 रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं हो रही। ABC Limited, considering the substance or form of the goodwill to be in the nature of acquisition cost, intends to continue amortization of goodwill recognized under AS in respect of subsidiary joint ventures, which is jointly controlled entities under AS, over the life of underlying mineral rights using production unit method under Ind AS also post transition date। हम चाहते हैं कि आगे भी हम गुडविल को इसी मेथड से अमोर्टाइज करते रहें इंड AS में कवर होने के बाद भी। Comment on the appropriateness of the accounting treatment under Ind AS for amortization of goodwill by the company and state whether the accounting treatment in respect of amortization of goodwill is correct or not. Obviously, the answer is no, because under Ind AS, goodwill can never be amortized. It is only to be tested for impairment at least annually. तो सबसे पहली बात कि आपकी पॉलिसी की गुडविल represents mineral ores which are underlying, hence will be amortized is गलत। और अब आप एएस में आपने वो किया उसमें गलती नहीं है, वो दैट्स ओके, वो जो भी किया। अगर आप एग्जाम्पशन ले रहे हो तो जो आपका कैरिंग अमाउंट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजिशन एज पर द करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड एज पर प्रीवियस गैप एएस है, वही डीम्ड इनिशियल कैरिंग अमाउंट होगा, उसी से हम आगे कंटिन्यू करेंगे।
दोस्तों, इंड AS 101 कहता है कि डेट ऑफ ट्रांजिशन पे जो गुडविल ली जाती है, पास्ट बिजनेस कॉम्बिनेशन अगर रीस्टेट नहीं किए तो जो बुक्स में आ रही है एज इट इज ली जाती है, सब्जेक्ट टू 2 एडजस्टमेंट्स। पहला एडजस्टमेंट ये करना अनिवार्य है कि डेट ऑफ ट्रांजिशन पे आपको गुडविल को इम्पेयरमेंट चेक करना पड़ेगा, और अगर इम्पेयर्ड हुई है तो उसे इम्पेयर्ड वैल्यू पे, यानी रिड्यूस्ड उसका जो रिकवरेबल अमाउंट जो भी निकल के आता है, उस वैल्यू पे आपको गुडविल को डेट ऑफ ट्रांजिशन पे लेके आना है, पहला। और दूसरा, स्पेसिफिकली इंड AS 101 कहता है कि अगर पास्ट बिजनेस कॉम्बिनेशन में कोई ऐसी इंटेंजिबल एसेट थी जिसे एज पर द प्रीवियस गैप अपनी बुक्स में एसेट रिकॉर्ड नहीं किया, बट एज पर इंड AS इट क्वालिफाइज टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट, तो ऐसी इंटेंजिबल एसेट को आप वैल्यू करेंगे ऑन द डेट ऑफ ट्रांजिशन, और उसे आप अलग से एसेट रिकॉर्ड कर सकते हो, और उतनी वैल्यू गुडविल से रिड्यूस। इसके अलावा आपकी दूसरी सारी एसेट्स, आप कुछ भी फेयर वैल्यू वगैरह पे ला रहे हो, वो सब रिटेन्ड अर्निंग से एडजस्ट होती है। There is only this one exception apart from checking impairment of goodwill, because of which the goodwill shown in the books of consolidated financial statement may change. And that only one exception apart from impairment is कि अगर कोई इंटेंजिबल एसेट अलग से रिकॉर्ड इंड AS में हो सकती है पर आपने नहीं किया और गुडविल में ही सबस्यूम कर दिया है, तो अब आप उसे रिकॉर्ड कर लीजिए, अलग कर दीजिए, और बैलेंसिंग उस अमाउंट जितने की आप इंटेंजिबल बुक कर रहे हो उतने से गुडविल कम कर दीजिए। तो सपोज आज आपका गुडविल का कैरिंग अमाउंट आ रहा है 10 करोड़, आपको लगता है कि इंटेंजिबल एसेट यानी अंडरलाइंग मिनरल ओर्स की फेयर वैल्यू आपकी 8 करोड़ है, तो आप 8 करोड़ बुक करके गुडविल बैलेंसिंग फिगर 2 करोड़ करेंगे, और इस 2 करोड़ को फिर इंपेयरमेंट टेस्ट करिए और देखते लगता है इंपेयरमेंट है तो बुक कैसे करे, उतने से गुडविल कम कर दे, और इनिशियल डेट ऑफ ट्रांजिशन पे उसका वो कैरिंग अमाउंट हो। तो आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर में लिखना क्या पड़ेगा कि इंड AS 101 में गुडविल के लिए ये 2 एग्जाम्पशंस हैं। अकॉर्डिंगली आप इंटेंजिबल एसेट, अगर वो अंडरलाइंग रिसोर्सेज क्वालिफाई टू बी एन इंटेंजिबल एसेट, इफ इट इज, तो बेसिकली नॉर्मली क्या होता है, धरती के नीचे के ऑयल एंड गैस रिजर्व जो भी होते हैं वो सब सरकार के होते हैं। नॉर्मली सरकार हमें राइट देती है उसको एक्सप्लोर करने का, निकालने का, तो इट विल यूजुअली बी ट्रीटेड एज एन इंटेंजिबल एसेट और अ मिनरल राइट लाइसेंस। तो आप उस इंटेंजिबल एसेट को अलग से फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे और उतने से गुडविल कम करेंगे। 1 सेकेंड, आप इंपेयरमेंट टेस्ट मैंडेटरली करेंगे ऑन द डेट ऑफ ट्रांजिशन। 3rd, आने वाले समय में आप हर साल इंपेयरमेंट टेस्ट करेंगे और गुडविल में ये अमोर्टाइजेशन का प्रिंसिपल लागू नहीं होगा। हाँ, जो आपने इंटेंजिबल एसेट अलग से बुक किया है उस पर आप अप्रोप्रिएट अमोर्टाइजेशन मेथड यूज कर सकते हैं। ये सब जो मैंने आपको बताया यही इंस्टीट्यूट ने सजेस्टेड आंसर में दिया है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के, आप देख सकते हैं। जो जिज्ञासु प्रवृत्ति के लोग होंगे उनके मन में एक सवाल और उठेगा, और ऐसी पॉपुलेशन आज की तारीख में बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि पूरा पेपर तो आपका स्टडी मटेरियल RTP MTP से आता है, तो उतना ही पढ़ के काफ़ी हो जाता है। तो सही भी है, अपने को एग्जाम पास करना है तो ऐसा ही करें। और कई बार क्या होता है, ये मन का डाउट लेके जब अपन एग्जाम में जाते हैं और वैसी कोई छोटी सी भी चीज़ भले ही उससे रिलेटेड नहीं पर दिखने वाली उससे रिलेटेड आ जाती है, तो एग्जाम में आपको वो क्वेश्चन ज़रूर पैदा दिमाग में होगा, भले ही आपने ये क्वेश्चन पहले किया होगा। क्यों? क्योंकि आप इंस्टीट्यूट के सारे क्वेश्चन जो 600-800 क्वेश्चन है वो याद करके तो जाएंगे नहीं। इसलिए हो सकता है आपके मन में एक सवाल आए कि सर ये जॉइंट वेंचर के साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हमने प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड लगाया होगा, और उस कारण से कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो जो जॉइंट वेंचर्स हैं उनकी सारी एसेट्स और लाइबिलिटी प्रो रेटा बेसिस पे कंसोलिडेट हुई होगी। उदाहरण के तौर पे AS में ऐसा होता था कि अगर मैंने किसी कंपनी में जॉइंट वेंचर किया, जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी कहते थे, से 50-50, तो बोलता था कि उसकी सारी एसेट्स और लाइबिलिटी का 50% आप अपनी बुक्स में ले आओ। उस एग्जिस्टिंग कंपनी का 50% स्टेक लेने के लिए जो पैसा दिया होगा माइनस ये जो नेट आया आपकी बुक्स में एसेट माइनस लाइबिलिटी 50-50%, वो डिफरेंस को गुडविल रिकॉर्ड कर दो। पर इंड AS में जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटीज में हम ऐसा कुछ भी नहीं करते। हम रादर जो भी पैसा देते हैं उसे इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर दिखाते हैं और फिर इक्विटी मेथड उस पर फॉलो करते हैं। इंड AS 101 कहता है डेट ऑफ ट्रांजिशन पे ये जो अभी मैंने बोला ये सब पहले कर दो, इंटेंजिबल एसेट बुक कर दो, गुडविल चेंज कर दो, इंपेयरमेंट चेक कर लो, ये सब हो गया। उसका अगला स्टेप आपको ये करना है कि अब आगे से जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटीज यानी जॉइंट वेंचर्स पे आपको इक्विटी मेथड इंड AS में लगाना होगा। यानी उसकी गुडविल को तो अब आप अमोर्टाइज भी नहीं कर पाओगे, इनफैक्ट बैलेंस शीट में गुडविल दिखा भी नहीं सकते। कौन सी? जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी वाली, वो सिर्फ नोट्स में डिस्क्लोज होती है। इंड AS 101 कहता है कि जो पास जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटीज को प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड से आपने मेजर किया था उसमें बहुत सिंपल है, डेट ऑफ ट्रांजिशन पे बहुत आसान है। क्या करो,
वो जॉइंट वेंचर से रिलेटेड जितनी असेट्स आपकी डेट ऑफ ट्रांजिशन पे आ रही है वो असेट्स, माइनस जो लाइबिलिटी आ रही है वो माइनस, असेट्स में गुडविल जो आ रही है उससे रिलेटेड वो भी प्लस, आफ्टर डूइंग इम्पेयरमेंट चेक और ये इंटेंजिबल असेट का रिक्लासिफिकेशन, ये सब करके फिर जो नेट वैल्यू आ रही है उस नेट अमाउंट को आप डीम कर लीजिए दिस इज योर इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर। और इसके ऊपर आज के बाद से इक्विटी मेथड लगाना। इक्विटी मेथड में अब आपको कोई गुडविल इंपेयरमेंट वगैरह कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, इंड AS 28 के अनुसार अकाउंटिंग होगी। ये एस्पेक्ट आंसर में दिया नहीं है बट समझने के लिए ज़रूरी है, अगर दिया हुआ होता तो आंसर और ज़्यादा कंप्लीट लगता। नो प्रॉब्लम। इंड AS 115 का रिपीटेटिव नेचर का क्वेश्चन है, इसलिए जो रिपीट क्वेश्चन आए वो मैं नहीं कवर कर रहा हूँ, सिर्फ जो ठीक ठाक है वो कवर कर रहा हूँ। इंड AS 33 EPS का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है पर इसमें आप परेशान हो जाएंगे ये नाम देख के, इसलिए मैं आपको ये एक बार बता देता हूँ। कंपनी बी हैज ऑर्डिनरी एंड इक्विटी क्लासिफाइड प्रेफरेंस शेयर इन इशू। सबसे पहली चीज समझो, इक्विटी क्लासिफाइड प्रेफरेंस शेयर है, इसका मतलब कि ये लाइबिलिटी नहीं है इक्विटी, नंबर 1। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्या इसे हम ऑर्डिनरी शेयर मान के ईपीएस में ऑर्डिनरी शेयर ऐड कर देंगे? नहीं 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 भैया, ईपीएस तो जो ऑर्डिनरी शेयर पे निकालते हैं ये ऑर्डिनरी नहीं, तो डिनोमिनेटर में ये नहीं आएगा। सिमिलरली इसको जो डिविडेंड मिलेगा वो न्यूमरेटर से हटा दिया जाएगा, जैसा अपन नॉर्मल प्रेफरेंस शेयर में करते हैं वही। द रिकंसिलिएशन नंबर ऑफ शेयर्स ड्यूरिंग ईयर 1 इज सेट आउट बिलो। क्वेश्चन ने कहा है कि ईयर 1 पे हमारे पास ओपनिंग बैलेंस 30 लाख शेयर था, जिसमें से 5 लाख ट्रेजरी शेयर है माइनस और 5 लाख प्रेफरेंस शेयर है प्लस। ट्रेजरी शेयर का कंसेप्ट बेसिकली आप शेयर सरेंडर जैसा समझ लीजिए, इंडिया में अलाउड नहीं होता है, क्योंकि इंडिया में अगर आप शेयर बायबैक करते हो तो 7 दिन के अंदर अंदर आपको डिलीट कैंसिल करना होता है। हो सकता है आउट ऑफ इंडिया ये कॉन्सेप्ट लागू होता। इसके अलावा ये कॉन्सेप्ट इंडिया में सिर्फ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लेवल पे लागू हो सकता है, जब सब्सिडरी के पास होल्डिंग के शेयर्स, जब होल्डिंग ने सब्सिडरी पे कंट्रोल एक्वायर किया था उससे पहले से खरीदे हुए पड़े हैं। आई विल नॉट कॉम्प्लिकेट थिंग्स टू मच हियर, लेट्स कीप इट असाइड। ट्रेजरी शेयर का बेसिक कंसेप्ट होता है, हम जो क्लास में एग्जाम्पल लेते थे एक बेसिकली पॉर्श और वॉक्सवैगन वाला। ट्रेजरी शेयर का बेसिक लॉजिक ये होता है कि मेरी कंपनी के 30 लाख शेयर्स थे, मैंने उसमें से 5 लाख शेयर बाय बैक, तो 25 लाख बचे। एब्सोल्युटली, जब आप 5 लाख बायबैक करते हो तो 7 दिन में आपको वो सर्टिफिकेट कैंसिल करने हैं, तो आपके 25 लाख शेयर्स बचेंगे। पर जिन कंट्रीज में ट्रेजरी शेयर अलाउ किए जाते हैं तो आप क्या कर सकते हो, 5 लाख शेयर बायबैक करके कैंसिल करने की बजाय अपने पास रखे रखो। मे बी अगर आपका कोई क्रेडिटर एग्री हो जाता है कि भैया आप क्रेडिटर को हमें पे करने की बजाय शेयर इशू करके हमें सेटल कर दो, तो ये जो ट्रेजरी शेयर मैंने क्या किया, बायबैक किया है, ये कैंसिल करने की बजाय मैं उन क्रेडिटर को इशू करके उनकी लाइबिलिटी सेट ऑफ कर दूँ, जैसा आप इंटरमीडिएट में शेयर सरेंडर का कंसेप्ट पढ़ते थे। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ ये समझना है कि कंपनी के टोटल 30 लाख के शेयर है, जिसमें से कंपनी 5 लाख बायबैक कर चुकी है, यानी आपको ये मानना है कि इफेक्टिवली कंपनी के 25 लाख शेयर्स ही है, 25 लाख शेयर्स हैं कंपनी। अगर आप ऐसा सोच के करोगे तो क्वेश्चन खत्म, कुछ भी नहीं बचा इसमें। 1 अप्रैल को कंपनी के पास कितने शेयर है? 25 लाख। कितने दिन के लिए रहे? ये बोल रहे हैं 15 अप्रैल को हम बोनस इशू लेके आए 5%, इसमें कोई करस्पॉन्डिंग चेंज इन शेयर इशू नहीं हुआ है, तो 1.5 लाख शेयर हुए, पर क्योंकि 5 लाख शेयर बायबैक हो चुकी है तो उससे रिलेटेड 25,000 का बोनस है। तो आप ये मानो कि एक्चुअल में बोनस शेयर जो है वो 1.25 लाख के ही है। बोनस शेयर को हम डे 1 से ही आउटस्टैंडिंग मानते हैं, तो 26.25 लाख हम मानेंगे राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर आउटस्टैंडिंग। तो ये पूरे के पूरे आप मे भी साल भर के लिए ले लीजिए। फिर रीपरचेज किए हमने कुछ 2 लाख शेयर और, तो ये बायबैक हुआ और ये ट्रेजरी शेयर में तो कैंसिल नहीं हुए, तो हम क्या करेंगे, तो ये एक हो गया हमारा। दूसरा, ये 2 लाख शेयर हमने बायबैक किए 1 मई को, 31 मार्च 1 मई, यानी कि 11 महीने तक के लिए बायबैक रहे, तो ये माइनस हो जाएगा। और फिर उसके बाद 1 नवंबर को 4 लाख शेयर इशू हुए, तो ये 4 लाख नवंबर दिसंबर एंड 3 मंथ्स, तो 5 मंथ्स के लिए आउटस्टैंडिंग है, तो ये माइनस और ये प्लस। आप इस तरह से निकाल सकते हो 2 × 11 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 4 × 5 डिवाइड बाई 12 प्लस 26.25 प्लस MRC will be 26.08। ऑब्वियसली बात है, हमने प्रेफरेंस शेयर को कंसिडर करने की जरूरत
दूसरा तरीका वेटेड एवरेज निकालने का होता है कि आप ये कहो कि ये जो हमारे शेयर्स थे कौन से 25 लाख प्लस 1,25,000 26,25,000। आप ये कहो कि ये 1 महीने आउटस्टैंडिंग रहे, फिर 2 लाख उसमें से चले जाने के बाद 24,25,000 नवंबर तक आउटस्टैंडिंग रहे, विच इज बेसिकली मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 6 मंथ्स। एंड देन फिर 4 लाख और आ गए तो 28,25,000 अगले 5 मंथ्स तक आउटस्टैंडिंग रहे। अगर आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो भी ये सेम फिगर आना चाहिए, 2625 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1, 2425 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12 m प्लस, और 2825 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 12 2608.33। तो ये आपका क्या हो गया, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। अब क्या करना है, क्वेश्चन ने कहा है कि पी का नेट प्रॉफिट 46 लाख है, क्या ये नेट प्रॉफिट से प्रेफरेंस डिविडेंड ऑलरेडी डिडक्टेड है? एंड द आंसर इज नो। क्यों? यहां पर ये लाइन काम आ रही है, इक्विटी क्लासिफाइड प्रेफरेंस शेयर है। अगर ये लाइबिलिटी क्लासिफाइड प्रेफरेंस शेयर होता तो लाइबिलिटी पर जो भी इंटरेस्ट या डिविडेंड पे किया जाता है वो पीओआरएल में डेबिट होता है, पर इक्विटी पे जो भी पेमेंट होता है वो पीओआरएल से चार्ज नहीं होता है, रिजर्व से एडजस्ट होता है। क्योंकि इस पे बोला है इक्विटी क्लासिफाइड प्रेफरेंस शेयर है, इसका मतलब इस पे अगर कोई डिविडेंड गया है तो ये 46 लाख से माइनस नहीं हुआ है। अगर कहा जाता है लाइबिलिटी क्लासिफाइड प्रेफरेंस शेयर है तो मानना होता है 46 लाख में से वो ऑलरेडी माइनस हो चुका है, तो आपको और एडजस्ट नहीं करना है, ये पूरा का पूरा आपका प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर हो जाएगा, होल्डर हो जाता है, जिसे हम पाउश कहते थे। 15 फरवरी नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड ऑफ 1.2 पर शेयर वाज डिक्लेयर्ड। तो प्रेफरेंस शेयर साल भर 5 लाख ही रहे, 1.2 यानी कि 6 लाख, तो इसमें से आपको 6 लाख माइनस करना है, बट इनमें कोई एडिशनल डिविडेंड नहीं है, पर ये नॉन क्यूमुलेटिव टैक्स में डिडक्टेबल है और 30% टैक्स सेविंग है। तो इफेक्टिवली आपका जो एक्चुअल कॉस्ट होगा वो इसका 70% यानी 4.20 लाख होगा। तो इसका मतलब अगर आपको बेसिक ईपीएस निकालना है, क्योंकि कन्वर्टेबल है नहीं तो डाइल्यूटेड ईपीएस आएगा नहीं, दैट इज गोइंग टू बी 2608 विल बी योर डिनोमिनेटर, 26,08,333 जो भी आता है, और न्यूमरेटर होगा आपका कितना, 4.2 माइनस हो जाएगा तो 46 लाख में से माइनस 4. ये इस तरह से आपका सोल्यूशन बन जाएगा। आपको बोला है बेसिक ईपीएस ईयर 1 के लिए निकालना है, यूज नंबर ऑफ मंथ्स और पार्ट ऑफ मंथ्स रादर देन नंबर ऑफ डेज इन कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि नॉर्मली क्वेश्चन में जब भी इंस्टीट्यूट डेट देता है तो कई बार वो मंथ्स कई बार डेज ले लेता है, तो इससे कन्फ्यूजन हमेशा बना सा रहता है। क्विकली टेल यू इन टर्म्स ऑफ हाउ दे हैव सॉल्व्ड इट इज बेसिकली व्हाट दे हैव डन। तो 46 माइनस 4.2 41.8 एंड ये 26,08,333 ये आपका बेसिक ईपीएस आ गया। तो ट्रेजरी शेयर का मतलब कुछ भी नहीं है, ये शेयर अपन ने वापस ले लिए, बाय बैक हो गया। ठीक है दोस्त, कूल। नेक्स्ट अगला ठीक ठाक क्वेश्चन देखने के लिए एक आपका फाइनेंशियल गारंटी से रिलेटेड है। सिंपल है क्वेश्चन, बट आप शब्दों में कंफ्यूज ना हो जाए और आंसर पढ़ के और ज्यादा कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए ध्यान से समझ लीजिए। सेल हैज अप्लाइड फॉर टर्म लोन फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस पर्पस। Cell is the borrower. As per the loan agreement, loan required a personal guarantee of one of the directors of Cell to be executed. In case of default, director will be required to compensate the loss that bank incurs. Mr. Pure Joy, one of the director, has given guarantee to bank pursuant to which loan is sanctioned to SEL. तो इसका मतलब ये हो गया है कि Mr. Pure Joy is the guarantor for the company SEL to the bank. तो आपको यहां पे समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, पहली बात, चलिए लेट्स रीड। SEL डज नॉट पे एनी प्रीमियम और फीस टू डायरेक्टर फॉर प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल गारंटी। तो दोस्तों एक चीज समझो, फाइनेंशियल गारंटी इज अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी फॉर whom? फॉर द श्योरिटी, दैट इज इन दिस पर्टिकुलर केस मिस्टर प्योर जॉय। पर अकाउंटिंग प्योर जॉय के लिए नहीं पूछेंगे क्योंकि वो इंडिविजुअल है, उस पर इंडेस लगता नहीं। अकाउंटिंग सेल के लिए पूछेंगे, तो सेल तो बोरोवर है, बोरोवर के लिए तो पूरा लोन लाइबिलिटी है, ना कि फाइनेंशियल गारंटी। भाई मैंने बैंक से 100 रुपए का लोन लिया और किसी ने गारंटी दी है तो मैं तो लोन अकाउंट फॉर करूंगा, जिसने गारंटी दी है वो गारंटी की अकाउंटिंग करेगा। वेदर सेल इज रिक्वायर्ड टू अकाउंट फॉर फाइनेंशियल गारंटी रिसीव फ्रॉम इट्स डायरेक्टर।
So the answer is no. As financial guarantee is basically accounted in the books of guarantor, surety नहीं guarantor. And not principal debtor. In fact, principal debtor को क्या करना पड़ेगा? Principal debtor is to account for the bank loan as a financial liability. हाँ, अगर इस गारंटी का हमें कोई प्रीमियम देना पड़ता तो हम कह सकते थे कि हम उस प्रीमियम को क्या करेंगे, एक्सपेंस बुक करेंगे. किस पीरियड में? ओवर द गारंटी पीरियड, नॉट यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ Ind AS 109, नॉर्मल प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सपेंस अकाउंट. अगर क्वेश्चन ये दिया जाता कि मुझे गारंटी मिलने के कारण लोन सस्ते में मिल गया जबकि बिना गारंटी के लोन महंगा होता और डायरेक्टर को मैंने इसके लिए कोई कॉम्पनसेशन नहीं दिया, तो फिर वो क्वेश्चन फेयर वैल्यू वाला आ सकता. पर इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं. तो आप आंसर भी पढ़ोगे ना, बहुत अच्छा आंसर लिखा उन्होंने. सबसे पहले उन्होंने फाइनेंशियल गारंटी की डेफिनेशन दी कि फाइनेंशियल गारंटी बेसिकली मींस वेयर अ पर्सन guarantees to reimburse the loss incurred by another person when he is unable to recover the debt instrument from the principal debtor when the amount is due, where the guarantor only agrees to reimburse the amount of loss incurred by the principal debtor, is termed as a financial guarantee. However, financial guarantee accounting is to be done in the books of guarantor, not in the books of recipient. Hence, there will be no guarantee accounting done, no expenses given, and there is no information about any change in the interest rates. Hence, no accounting for guarantee will have to be given in the books of the company SEL. इस तरह का एक क्वेश्चन एग्जाम में भी आ चुका है. इनफैक्ट पहले आपके आरटीपी में भी आया था, इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में भी ऐड किया, विच इज फाइनेंशियल गारंटी की अकाउंटिंग जिसने गारंटी होल्डिंग ने दी है सब्सिडरी को. वो एक एकदम अलग क्वेश्चन है क्योंकि उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट में डिफरेंस आया था कि बिना गारंटी के आपका लोन का इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता, नहीं तो ज्यादा है. वो पूरा डिफरेंट है, ये अलग है. अगला, क्या कोई डिस्क्लोजर देना पड़ेगा? यस, क्योंकि Ind AS 24 के अंतर्गत कहा गया है डायरेक्टर्स आर KMP, हेंस रिलेटेड पार्टी, एंड ट्रांजैक्शन includes any exchange of obligation, guarantee of financial guarantees and exchange of obligation. So it will be disclosed under Ind AS 24 as a related party transaction. And whenever you have to disclose related party transaction, if it is material, then we'll have to give information with respect to what is the transaction, what is the amount involved, what is the outstanding with respect to that, and any other information or remarks required for. तो ये सब आपको देना पड़ेगा. तो ये ठीक ठाक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ये करा दिया. ओके इसका आप सोल्यूशन देख लीजिएगा. ऐसे क्वेश्चन आज सच है नहीं बहुत ज़्यादा, तो आपके लिए थोड़ा सा काम आ सकता है. Ind AS 34 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट. एंटिटी का फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को कंप्लीट हो रहा है. एंड आपसे पूछा गया है क्या रिपोर्टिंग पीरियड होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंडेंस हो या कंप्लीट इन इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट ऑन 30 सितंबर 2001 अगर आप क्वार्टरली बेसिस या हाफ ईयरली बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो. तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करते हो तो उसमें एक तो बैलेंस शीट होता है, एक SPL हो गया, Ind AS में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और एक कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है. ये आपको एक एज ऑन करंट रिपोर्टिंग डेट देना होता है और एक ये आपको एंड ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर देना. तो लेट्स से अगर अपन 30 सितंबर की बात कर रहे हैं तो इस एग्जाम्पल में ये हो जाएगा 30 सितंबर 2001 और 31 मार्च 2001. P&L आपको दो देना पड़ते हैं, एक करंट पीरियड और एक करंट पीरियड का ईयर टू डेट, एक प्रीवियस पीरियड और एक प्रीवियस पीरियड का ईयर टू डेट.
तो इस केस में करंट पीरियड क्या हो जाएगा आपका Q3, विच इज़ बेसिकली Q3 क्या हो जाएगा आपका जुलाई से सितंबर 2001, इसका पिछला हो जाएगा जुलाई से सितंबर 2000। ईयर टू डेट का मतलब होता है अप्रैल टू सितंबर 2001, और ये हो जाएगा अप्रैल टू सितंबर 2000 प्रीवियस ईयर। लेकिन सोकी और कैश फ्लो आपको सिर्फ करंट पीरियड का ईयर टू डेट ही देना होता है, और उसका प्रीसीडिंग पीरियड कंपैरेटिव यानी प्रीवियस पीरियड का ईयर टू डेट। इसका मतलब इट विल बी अप्रैल टू सितंबर 1, अप्रैल टू सितंबर 0 एंड सेम। तो क्वार्टरली के केस में ये हो जाएगा, हाफ ईयरली के केस में ये दो चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ईयर टू डेट इज इक्वल टू द करंट पीरियड, तो ये दो चीज़ें हट जाएगी। आप सॉल्यूशन देख सकते हो, बट ये ध्यान रखना एक मैट्रिक्स कंपैरेटिव्स और पीरियड आपको ऐसे प्रेजेंट करना होते हैं जब भी आप इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट कंडेंस या कंप्लीट कैसे भी प्रेजेंट करो करते हैं। 105 का क्वेश्चन भी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, तो वो भी नहीं देखते। इसके साथ दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट और काम के क्वेश्चन हो जाते हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस मैंने आपको कवर करा दिए, दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच वी हैव कवर्ड। अब आप अमेंडमेंट कवर करना चाहते हैं तो आई विल क्विकली जस्ट टेक अप विद द अमेंडमेंट, क्योंकि अमेंडमेंट है इसलिए इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज थ्योरी बेस्ड है। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इस तरह की थ्योरी के भी, तो पढ़ना तो पड़ेगा आपको। सबसे पहले CSR में सितंबर 2022 में कुछ अमेंडमेंट किए गए, ये 2023 की एग्जाम से पहली बार लागू किए जा रहे हैं। सबसे पहला अमेंडमेंट CSR की कमेटी, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है अमेंडमेंट से पहले वाले पीरियड में। CSR की कमेटी, बीच में अमेंडमेंट हुआ था और कहा था कि अगर आपका CSR स्पेंड 50 लाख से ऊपर है तो ही आपको कमेटी बनाने की जरूरत है, अदरवाइज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही CSR कमेटी का काम कर देंगे। अब अमेंडमेंट ये किया है कि 50 लाख से ऊपर अगर आपका CSR स्पेंड है तो कमेटी बनाना ही है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी अनस्पेंड अमाउंट रखा हुआ है CSR में तो भी आपको कमेटी बनाना। तब ऐसा होता है दोस्तों कि या तो आप CSR का खर्चा कर दो, और अगर कुछ भी शॉर्टफॉल है तो साल खत्म होने के 6 महीने के अंदर अंदर CSR फंड में डाल दो। पर कई कंपनियां प्रोजेक्ट्स लेती है लंबे लंबे, हो सकता है एक साल में खर्चा कम हो अगले साल में ज़्यादा हो, तो वो शॉर्टफॉल फिर साल खत्म होने के 30 दिन में एक अनस्पेंड CSR फंड अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है बैंक में। अगर आप इस कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आपको कमेटी बनाना जरूरी है, भले ही आपका CSR स्पेंड 50 लाख या उससे कम है। नेक्स्ट, CSR स्पेंड कंपनी खुद कर सकती थी, और इसके अलावा 3 संस्थान थी जिनके थ्रू आप कर सकते थे, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्रस्ट या सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड कंपनी, जो या तो आपकी ही ग्रुप की एक एंटिटी है या गवर्नमेंट एंटिटी है, या पिछले 3 साल से वो इस तरह की एक्टिविटीज में एंगेज्ड एक NGO है। अब इनके अलावा कुछ और संस्थानों को एलिजिबल बनाया गया है कि आप इनको भी पैसा देके CSR का अपना खर्चा इनके थ्रू करा सकते हो। ये कौन सी एजेंसीज है जिन्हें आप पैसा देके CSR का खर्चा इनके थ्रू कर सकते हो? तो सबसे पहली बात, ये वो एजेंसीज हैं जो इनकम टैक्स के सेक्शन 1023C के अंतर्गत एग्जम्प्ट हैं, और इन्हें अप्रूव किया गया एज एन इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी बाय प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ इनकम। एंड ये या तो कोई फंड या इंस्टीट्यूशन है जो चैरिटेबल पर्पस के लिए, या एक ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन है जो रिलीजियस कम चैरिटेबल पर्पस के लिए, या कोई यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ मेकिंग प्रॉफिट, यानी विदाउट एनी कमर्शियल कोचिंग्स, या कोई हॉस्पिटल या दूसरे इंस्टीट्यूशन है विच आर प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट फॉर सर्टन स्पेसिफाइड डिजीजेस and are existing solely for philanthropic purpose and not for profits. तो अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल्स, कोई भी ट्रस्ट जो चैरिटेबल या रिलीजियस कम चैरिटेबल एक्टिविटी कर रहा है, उनको भी आप पैसा दे सकते हो। ऑब्वियसली शेड्यूल 7 में जो लिस्ट ऑफ एक्टिविटी है उससे रिलेटेड ही होगा, पर इनके थ्रू भी CSR का खर्चा किया जा सकता है। रियल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पैक्टफुल अमेंडमेंट है। इसके अलावा अगर आपकी कंपनी का एवरेज CSR का ऑब्लिगेशन, एक्सपेंडिचर नहीं ऑब्लिगेशन, यानी आपकी लाइबिलिटी एवरेज पिछले 3 साल की आपको लेना 10 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा की,
तो पिछले 3 साल में मेरी तीनों साल में CSR ऑब्लिगेशन 10 करोड़ या उससे ज़्यादा थी, या एक साल में 8 थी, एक से 12 और एक में 10 थी, तो एवरेज 10 है। तो इस सिचुएशन में फिर मुझे एक इम्पैक्ट असेसमेंट एक इंडिपेंडेंट एजेंसी के थ्रू कराना पड़ेगा। मैं एक एजेंसी अपॉइंट करूंगा और वो एजेंसी आके मेरी जो CSR की पॉलिसीज एक्टिविटीज़ है उसको स्टडी करके देखेगा कि यार आप जो CSR में खर्चा कर रहे हो वाकई जनता को उसका फ़ायदा हो रहा है या नहीं, और एक रिपोर्ट बनाए। तो सवाल यह है कि वो आएगा तो मेरे कौन से CSR खर्चों को चेक करेगा, क्योंकि कई सारी कंपनियां कई सारे प्रोजेक्ट बनाती है। आप टाटा की एनुअल रिपोर्ट देखोगे या वेबसाइट पे जाओगे ना, तो उसके CSR अगर आप एक्टिविटीज़ देखोगे तो बहुत अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स चलाती है। तो इसके लिए कहा गया है कि कंपनी के जितने सारे CSR प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से इम्पैक्ट असेसमेंट किसका किया जाएगा, वो प्रोजेक्ट जिसके अंतर्गत आउटले 1 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा का है, और वो प्रोजेक्ट आपकी तरफ से पूरा कम से कम साल भर पहले हो चुका है, क्योंकि उसके बाद ही उसका इम्पैक्ट सोसाइटी में दिखना शुरू होगा। तो यू हैव टू टेक एन इम्पैक्ट असेसमेंट थ्रू implementation agency for the CSR projects of the company which have an outlay of 1 करोड़ और मोर। एवरेज की बात ही नहीं है, कोई भी एक प्रोजेक्ट, तो कंपनी का एक प्रोजेक्ट था सैनिटेशन का, उसका टोटल आउटले प्लान था 50 लाख का, तो वो उसका इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी के द्वारा किया गया इम्पैक्ट असेसमेंट कराने की जरूरत ही नहीं है। और 2 करोड़ का था तो उसका कराना पड़ेगा। तो सिर्फ वो वाले प्रोजेक्ट, और अगर वो प्रोजेक्ट अभी ऑनगोइंग है तो अभी नहीं, पूरा होने के 1 साल बाद। 1 साल बाद कितने समय में, वो टाइम डिफाइंड नहीं है। तो 1 ईयर आफ्टर कंप्लीशन आपको स्टडी करानी। अब आप ये एजेंसी को अपॉइंट करोगे, इसको फीस दोगे, तो क्या ये पर्टिकुलर फीस को CSR का एक्सपेंस का पार्ट माना जा सकता है? यस, सब्जेक्ट टू लोअर ऑफ 50 lakhs और 2% ऑफ CSR एक्सपेंस फॉर दैट ईयर। तो अगर आपका लेट्स से फॉर एग्जांपल आप ये कराओगे कब, जब आपका 10 करोड़ या उससे ज़्यादा का CSR ऑब्लिगेशन है, तो सपोज मेरा ऑब्लिगेशन 10 करोड़ का है, तो उसका 2% कितना आएगा? 20 लाख। तो 20 लाख का खर्चा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ये खर्चा CSR एक्सपेंस में बन जाएगा। पर सपोज मेरा 100 करोड़ का CSR ऑब्लिगेशन है, मैंने इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी को लेट्स से फॉर एग्जांपल खर्चा पे किया है कितना? 1 करोड़। 100 करोड़ का 1% उसको देते, तो 2% और 50 लाख दोनों में क्या कम है? 50 लाख। तो सिर्फ 50 लाख का खर्चा CSR में एलिजिबल होगा काउंट करने के लिए। बाकी खर्चे को आप खर्चा PRL में बुक करोगे, ये CSR के नाम से क्वालिफाई नहीं। नेक्स्ट, एक और इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ है। पहले एनुअल रिपोर्ट जो होती थी उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट में आपको हर प्रोजेक्ट जो आपका ऑनगोइंग है या कंप्लीट हो चुका है उसमें कितना स्पेंड किया है वो बताना पड़ता था। अब बोल दिया है कि सिर्फ टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन ऑल CSR प्रोजेक्ट बताना। यानी अब आपको प्रोजेक्ट वाइज किस पे कितना खर्चा हुआ, ऑनगोइंग और कंप्लीटेड, ये नहीं बताना है, टोटल CSR एक्सपेंड बता दीजिए, खत्म। नेक्स्ट, अब एक एग्जीक्यूटिव समरी आपने जो CSR एक्टिविटी की, एक स्मॉल समरी एनुअल रिपोर्ट में आपको उसकी वेब लिंक्स देना है कि भाई आप वेबसाइट पे आदमी वहाँ पे जाके उसको देख सकता है, और अगर उसमें कोई इम्पैक्ट असेसमेंट थ्रू एन इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी हुआ है तो वो भी आपको वेबसाइट पर देना पड़ेगा कि उस एजेंसी ने क्या रिपोर्ट दी है। प्लस अगर आपका कोई अनस्पेंड CSR अमाउंट है तो आपको डिस्क्लोजर अनस्पेंड CSR अमाउंट पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में कितना हुआ है ये तो बताना ही है। साथ ही साथ में ये भी बताना है कि अभी कितना बैलेंस है, तो ये तो पहले से ही था। अमेंडमेंट ये है कि अब क्लोजिंग बैलेंस प्लस अगर कोई डेफिशिएंसी है, यानी कि आपने जो खर्च करना था उसका कम किया। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, CSR में नियम है कि अगर आपका CSR का लेट्स से फॉर एग्जांपल ऑब्लिगेशन है कि 1 करोड़ CSR का खर्चा करना है, अब आपने कोई प्रोजेक्ट में 80 लाख खर्च दिए इस साल, 20 लाख आपको लग रहा है अभी प्रोजेक्ट चल रहा है तो खर्चा बाकी है, तो आप उसे 30 दिन में एक अनस्पेंड CSR अकाउंट में डाल दो और 3 साल के अंदर अंदर खर्च दो। अगर 3 साल में आपने नहीं खर्चा तो फिर उसे CSR फंड में डालना पड़ेगा। तो इसके लिए ये बोला गया है कि पिछले 3 साल में आपका अनस्पेंड CSR अकाउंट में कितना पैसा है, उसका कितना आज क्लोजिंग बैलेंस है, और कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है, यानी कि वो जो आपको फंड में डालना था आपने नहीं डाला है, तो अब वो भी एडिशनली रिपोर्ट करना हो। ये क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों एग्जाम में, मत सोचना थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल पूछ सकते हैं। डिस्क्लोजर वाला भी पूछ सकते हैं कि क्या डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। इससे रिलेटेड आपका CSR का जो ई-फॉर्म नेक्स्ट 2 वगैरह फाइल होता है वो भी चेंज हुआ है। सिर्फ यही एक नया अमेंडमेंट है जो मई 23 से पहली बार लागू हो रहा है। बाकी प्रीवियस अटेम्प्ट्स में जो अमेंडमेंट्स लागू हुए थे वो छोटे छोटे अमेंडमेंट्स है, उसके सेपरेट वीडियोस आप देख सकते हैं। आपके पास एक ऑप्शन है कि आपको पिछले हर अटेम्प्ट के अमेंडमेंट्स देखने हैं, तो यू कैन गो टू द फास्ट ऐप, उसमें आपको अलग से बैनर दिखेगा अमेंडमेंट्स फॉर ऑडिट और FR। आप क्लिक करके उसमें प्रीवियस हर अटेम्प्ट के अमेंडमेंट और उसके रिलेटेड नोट्स वहाँ से भी देख सकते हैं। RTP के ये सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर लिए। इनके अलावा जो बाकी सारे क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर मैं आपको प्रिलिम करके
टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। बेसिक नोट, हैंड रिटन स्क्रिबलिंग की आपकी ज़रूरत हो तो आप वहाँ से पढ़ के क्विकली एक बार रिव्यू कर सकते हैं, इफ़ यू डोंट हैव टाइम टू स्पेंड और कंप्लीट इट कम्प्लीटली। ये हमारा आरटीपी का और अमेंडमेंट्स ऑफ एफआर का दोनों का डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है। और मई 23 के लिए आपके लिए और भी कुछ चीज़ अगर आपको लगता है कि मैं दे सकता हूँ तो प्लीज़ शेयर करिएगा। आई वुड बी हैप्पी टू शेयर दैट टेलीग्राम या यहाँ पे कमेंट्स में। थैंक यू।